तो दोस्तों, अब शुरू होता है लॉस्ट सीजन 2 एपिसोड 14, जहां हर नया कदम इस रहस्यमयी द्वीप के सबसे बड़े राज के और भी करीब ले जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत प्रीवियसली ऑन लॉस्ट से होती है, जहां द्वीप पर मौजूद रहस्यमयी अदर्स के खतरे को फिर से दिखाया जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने पहले भी कई लोगों का अपहरण किया है, कैंप पर हमला किया है और जंगल में कभी भी कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। वे बेहद चालाक, खतरनाक और अप्रत्याशित हैं। सभी को एहसास दिलाया जाता है कि यह द्वीप सिर्फ सर्वाइवर्स का नहीं है, बल्कि अदर्स इसे अपना द्वीप मानते हैं। इसके बाद कहानी सईद के फ्लैशबैक में चली जाती है। गल्फ वॉर के दौरान अमेरिकी सैनिक सईद और कुछ इराकी सैनिकों को पकड़ लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि सईद अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, इसलिए सार्जेंट उसे एक अनुवादक, ट्रांसलेटर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। अमेरिकी सैनिक बताते हैं कि उनका अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसका पायलट लापता है। उन्हें शक है कि पायलट को इराकी कमांडर तारिक ने पकड़ लिया है। जब सईद से इसके बारे में पूछा जाता है तो वह बताता है कि तारिक उसका पुराना कमांडिंग ऑफिसर था और बमबारी शुरू होते ही हिल्ला भाग गया था। ये जानकारी मिलने के बाद अमेरिकी टीम तुरंत हिल्ला के लिए रवाना हो जाती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में आना लूसिया दौड़ते हुए सईद के पास आती है और उससे पूछती है कि जैक कहाँ है। सईद पूछता है कि क्या हुआ। आना लूसिया बताती है कि उसने जंगल में किसी को देखा है। ये सुनते ही सईद उसे तुरंत कैंप वापस जाने के लिए कहता है और सख्ती से बोलता है कि उसने जो कुछ भी देखा है उसके बारे में किसी को भी कुछ न बताए। इसके बाद सईद के सामने डेनियल रूसो आती है। सईद उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। रूसो बताती है कि वह सईद को ढूंढने आई थी और उसका इरादा रात होने के बाद उसके टेंट तक पहुंचने का था, लेकिन सईद उसकी बात पर आसानी से भरोसा नहीं करता। सईद उसे याद दिलाता है कि पिछली बार भी रूसो ने उन्हें अदर्स के आने की झूठी चेतावनी दी थी, जबकि असल में वह सिर्फ एक ध्यान भटकाने की चाल थी ताकि क्लेयर के बच्चे का अपहरण किया जा सके। इसलिए सईद साफ कहता है कि उसके पास रूसो पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं है। रूसो समझाती है कि वह सईद को एक ऐसी जगह ले जा रही है जहां कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उसकी मदद करेगा। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए वह अपनी राइफल सईद को दे देती है और कहती है कि अगर वह झूठ बोल रही हो तो सईद उसी राइफल का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। यह सईद का भरोसा जीतने का उसका तरीका होता है। फ्लैशबैक में अमेरिकी सैनिक सईद से एक इराकी कैदी की पूछताछ करवाते हैं। सार्जेंट सईद से कहता है कि कैदी से पूछो कि हेलीकॉप्टर के पायलट को कहां ले जाया गया था। अमेरिकियों को पूरा यकीन होता है कि इसी आदमी ने 2 दिन पहले पायलट से पूछताछ की थी। सार्जेंट कैदी को एक प्रस्ताव देता है कि अगर वो पायलट के बारे में सही जानकारी दे दे और उनका आदमी जिंदा वापस मिल जाए तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। सईद हर बात का अनुवाद करता है, लेकिन कैदी बार बार यही कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। सार्जेंट को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह धमकी देता है कि अगर उसने अब भी मदद नहीं की तो फिर कोई और उससे पूछताछ करेगा जो बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। इसके बावजूद कैदी अपनी बात नहीं बदलता। आखिर में सार्जेंट गार्ड्स को बुलाकर उसे दोबारा सेल में बंद करने का आदेश दे देता है। इसके बाद कैंप का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। सॉयर एक अजीब सी ट्री फ्रॉग की आवाज से परेशान हो जाता है और हर्ली से पूछता है कि क्या उसने भी उस मेंढक की आवाज सुनी है। दोनों मिलकर उस ट्री फ्रॉग को ढूंढने की बात करते हैं। इसी बीच सॉयर की नजर हर्ली के चेहरे पर लगी चॉकलेट पर पड़ती है। इससे उसे तुरंत समझ आ जाता है कि हर्ली ने ग्रुप से छिपाकर खाने पीने का सामान अपने लिए जमा करके रखा हुआ है। हर्ली शर्मिंदा होकर सॉयर से विनती करता है कि वह इस बारे में किसी को न बताए। सॉयर उसकी थोड़ी टांग खींचता है, लेकिन उसकी शिकायत करने की कोई जल्दी नहीं दिखाता। दोनों की बातचीत के बीच फिर से उस ट्री फ्रॉग का जिक्र होता है और सॉयर हर्ली से उसे पकड़ने की कोशिश करने के लिए कहता है। सईद और डेनियल रूसो जंगल के अंदर अपना सफर जारी रखते हैं। चलते चलते सईद फिर पूछता है कि उनकी मंजिल अब कितनी दूर है और रूसो अपने साथ जो सामान लेकर चल रही है वह किस काम के लिए है। रूसो अभी भी अपना राज पूरी तरह नहीं खोलती और सिर्फ आगे बढ़ने पर जोर देती है। कुछ ही देर बाद रूसो सईद को एक बड़े पेड़ के पास ले जाती है, जहां एक आदमी उल्टा लटका हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। रूसो तुरंत सईद को रोक देती है
और कहती है कि उस आदमी की किसी भी बात पर भरोसा मत करना, क्योंकि उसके मुताबिक वह अदर्स में से एक है। लेकिन वह आदमी अपना नाम हेनरी गेल बताता है और कहता है कि वह मिनेसोटा का रहने वाला है। उसका दावा होता है कि वह और उसकी पत्नी गर्म हवा के गुब्बारे हॉट एयर बलून से प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन पार कर रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त होकर इस द्वीप पर आ गए थे। हेनरी बार बार मदद की भीख मांगता है, लेकिन रूसो लगातार उसे झूठा बताती रहती है। आखिरकार सईद उसकी बात न मानकर हेनरी को नीचे उतार देता है। लेकिन जैसे ही हेनरी आजाद होता है, रूसो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके कंधे में तीर मार देती है। सईद गुस्से में उससे पूछता है कि उसने बिना किसी वजह के तीर क्यों चलाया, लेकिन रूसो पूरे यकीन के साथ कहती है कि अगर उसका इरादा हेनरी को मारने का होता तो वह सीधे उसकी जान ले लेती। उसके मुताबिक हेनरी बहुत खतरनाक है और उसे कैंप ले जाकर पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत देर तक झूठ बोलता रहेगा। फ्लैशबैक में एक अमेरिकी अधिकारी सईद को समझाने की कोशिश करता है कि जिस इराकी कमांडर तारिक के प्रति वह वफादारी दिखा रहा है, वो उस वफादारी के बिल्कुल लायक नहीं है। अधिकारी सईद को कुछ तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि तारिक पहले इराक की केमिकल वॉरफेयर बटालियन का प्रमुख था। उसने खुद एक गांव पर सरीन गैस से हमला करवाया था, जिसमें कई निर्दोष औरतों, बच्चों और आम लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अधिकारी यह भी बताता है कि उस गांव में सईद के अपने रिश्तेदार भी रहते थे, इसलिए सईद अच्छी तरह जानता है कि सरीन गैस कितनी खतरनाक होती है। जब सईद उसकी बातों पर शक करता है तो अधिकारी बताता है कि उन्होंने इराकी रिकॉर्ड्स और पर्सनल फाइलें हासिल की हैं। इसी वजह से उन्हें सईद और तारिक के बारे में इतनी जानकारी मिली है। आखिर में अधिकारी सईद से कहता है कि तारिक कभी उनसे बात नहीं करेगा, इसीलिए सईद को ही किसी तरह उससे सच बुलवाना होगा। द्वीप पर जैक, लॉक और बाकी सर्वाइवर्स घायल हेनरी गेल का इलाज करने की तैयारी करते हैं। जैक उससे पूछता है कि वह इस द्वीप पर कैसे आया था। हेनरी बताता है कि लगभग 4 महीने पहले वो और उसकी पत्नी हॉट एयर बैलून से प्रशांत महासागर पार कर रहे थे, तभी उनका बैलून दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेनरी बताता है कि कुछ हफ्ते पहले उसकी पत्नी बीमार पड़ गई थी। पहले उसे तेज बुखार आया और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी मौत हो गई। वह जैक से अपने हाथ खोलने की भी गुजारिश करता है, लेकिन जैक पहले उसका इलाज करना चाहता है। इसी दौरान रूसो सबको बताती है कि उसने हेनरी को जंगल में ट्रैप की मदद से पकड़ा था और उसे पूरा यकीन है कि वह अदर्स का आदमी है। जैक उसका इलाज करना चाहता है, जबकि सईद और लॉक दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि उस पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कैंप के दूसरे हिस्से में सॉयर अब भी उस परेशान करने वाले ट्री फ्रॉग की आवाज से तंग आ चुका होता है। वह हर्ली से मदद मांगता है, लेकिन मजाक मजाक में हर्ली के छिपाकर रखे हुए रैंच ड्रेसिंग और खाने का जिक्र कर देता है। हर्ली को यह बात बुरी लग जाती है। वह गुस्से में कहता है कि लोग उसे सिर्फ उसके मोटापे की वजह से जज करते हैं और उसकी खाने की आदतों का मजाक उड़ाते हैं। गुस्से में वह सॉयर को अकेले ही उस फ्रॉग को ढूंढने के लिए छोड़ देता है। कुछ देर बाद सॉयर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह हर्ली से माफी मांगता है और कहता है कि उस ट्री फ्रॉग की आवाज ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। आखिरकार वह हर्ली से एक बार फिर उसकी मदद करने की गुजारिश करता है। इसके बाद जैक और लॉक हेनरी गेल की कहानी पर चर्चा करते हैं। लॉक मानता है कि हेनरी की बात काफी भरोसेमंद लग रही है, लेकिन वह यह भी कहता है कि उनके पास उसकी कहानी सच है या झूठ, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तभी सईद एक अलग योजना लेकर आता है। वह लॉक से पूछता है कि आर्मरी का कॉम्बिनेशन बदलने में कितना समय लगेगा। लॉक बताता है कि इसमें सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। सईद चाहता है कि हेनरी को आर्मरी में बंद किया जाए और उससे अलग तरीके से पूछताछ की जाए, क्योंकि उसका मानना है कि जैक उससे कभी सच नहीं बुलवा पाएगा। जैक पहले इस फैसले से सहमत नहीं होता, लेकिन सबकी सुरक्षा को देखते हुए आखिरकार हेनरी को आर्मरी में रखने की अनुमति दे देता है। जैसे ही हेनरी को आर्मरी में बंद किया जाता है, सईद सबको बाहर कर देता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फ्लैशबैक में तारिक सईद को उसके पिता और उसकी वफादारी की याद दिलाकर अपने आदेश मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सईद उसका मानसिक दबाव तोड़ देता है और तारिक हेलीकॉप्टर पायलट की मौत और उसकी लाश कहां दफनाई गई है ये बता देता है। वर्तमान समय में लॉक जैक को समझाता है कि अगर सच में द्वीप पर एक युद्ध शुरू हो चुका है तो सईद जो करने जा रहा है
शायद वही उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन जैक अब भी परेशान रहता है और उसके मन में यही सवाल चलता रहता है कि कहीं हेनरी सच बोल रहा हो तो। आर्मरी के अंदर सईद हेनरी से उसकी कहानी का हर छोटा बड़ा पहलू पूछना शुरू करता है। वो उससे पूछता है कि वह इस द्वीप पर कितने महीनों से है, किस बीच पर रहा, कितने दिनों तक वहां रुका और बचाव के लिए उसने किस तरह का इमरजेंसी बीकन इस्तेमाल किया था। हेनरी हर सवाल का शांत होकर जवाब देता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी का मेडन नेम मर्फी था और दोनों बचाव का इंतजार करते रहे क्योंकि उनके पास एक ADF इमरजेंसी बीकन था। सईद उसके हर जवाब को ध्यान से सुनता रहता है। फिर वह अपनी जिंदगी का सबसे अंधेरा सच उसके सामने रखता है। वह कहता है कि जब अमेरिकी उसके देश आए थे तब वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन अगले 6 सालों में उसने ऐसे काम किए जिन्हें वह आज तक भूल नहीं पाया। आखिर में वह हेनरी की आंखों में देखकर कहता है, मेरा नाम सईद जर्राह है और मैं एक टॉर्चरर हूँ। यहीं से हेनरी गेल और सईद के बीच एक बेहद खतरनाक मानसिक पूछताछ, साइकोलॉजिकल इंट्रोगेशन की शुरुआत होती है। आखिरकार सॉयर और हर्ली मिलकर उस परेशान करने वाले ट्री फ्रॉग को पकड़ लेते हैं। इतनी सी जान को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतनी छोटी सी चीज इतना ज्यादा शोर कैसे मचा सकती है। मेंढक को देखते ही हर्ली को अपना बचपन याद आ जाता है। वह बताता है कि उसके पास भी एक कछुआ था जिसका नाम स्टुअर्ट था। जब वह 10 साल का था तो उसकी माँ ने उसे बताया था कि कछुआ भाग गया, लेकिन हर्ली को हमेशा से लगता था कि शायद उसकी माँ ने ही उसे बाहर छोड़ दिया था। हर्ली एक सुझाव देता है कि वह इस ट्री फ्रॉग को कैंप से बहुत दूर 2 बीच पार छोड़ाएगा ताकि उसकी आवाज से किसी को परेशानी न हो और शायद उसे अपनी जैसी कोई दूसरी ट्री फ्रॉग भी मिल जाए। लेकिन सॉयर अपने मजाकिया अंदाज में कहता है कि रैंच ड्रेसिंग के साथ इसे खाया भी जा सकता है क्योंकि इसका स्वाद चिकन जैसा होगा। उसकी यह बात सुनकर दोनों के बीच हल्का फुल्का मजाक का माहौल बन जाता है। इसी बीच आर्मरी के अंदर सईद की पूछताछ और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। वह हेनरी से उसके हॉट एयर बैलून के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी पूछता है। हेनरी बताता है कि उसका बैलून लगभग 140 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा था। उसे हवा में उड़ाए रखने के लिए हीलियम और गर्म हवा का इस्तेमाल किया जाता था और ऊपर से देखने पर उसके ऊपर एक बड़ा पीला स्माइली फेस बना हुआ दिखाई देता था। हेनरी आगे बताता है कि वह पहले बहुत अमीर था। उसने अपनी माइनिंग कंपनी बेच दी थी और अपनी पत्नी जेनिफर का सपना पूरा करने के लिए दुनिया घूमने निकल पड़ा था। उसके जवाब काफी विस्तार से होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सईद उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उसकी पूरी कहानी में लगातार झूठ ढूंढने की कोशिश करता रहता है। सईद अचानक हेनरी से उसकी पत्नी की कब्र के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है। वह बार बार पूछता है कि उसने अपनी पत्नी को कहाँ दफनाया, कब्र कितनी गहरी थी और उसे खोदने में कितनी मिट्टी निकाली थी। सईद का मानना होता है कि अगर किसी ने सच में अपने सबसे प्रिय इंसान को दफनाया हो तो उसे उस पल की हर छोटी बड़ी बात हमेशा याद रहती है। हेनरी सईद के बदलते हुए जज्बात को समझ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने भी इस द्वीप पर किसी अपने को खोया है। तब सईद का दर्द बाहर आ जाता है। वह बताता है कि शैनन की मौत एक हादसा थी। आना लूसिया ने गलती से उसे किसी और समझकर गोली मार दी थी। हेनरी सईद को समझाने की कोशिश करता है कि उसे मारने से शैनन वापस नहीं आएगी, लेकिन सईद अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान बाहर जैक सईद को रोकने की कोशिश करता है। जैक बार बार दरवाजा खोलने की जिद करता है, जबकि लॉक का मानना होता है कि सईद को अपना काम पूरा करने देना चाहिए। हेनरी दर्द और डर के मारे टूटने लगता है। वह सईद से कहता है कि अगर उसे वही सुनना है जो वह सुनना चाहता है तो वह वही कह देगा, बस उसे और तकलीफ न दी जाए। लेकिन सईद सिर्फ एक ही चीज चाहता है, सच। इसी समय हैच के काउंटडाउन टाइमर का समय खत्म होने के करीब पहुंच जाता है। जैक लॉक से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन लॉक मना कर देता है। दोनों के बीच काउंटडाउन को लेकर बहस शुरू हो जाती है। जैक का मानना होता है कि लॉक बटन न दबाने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा, जबकि लॉक कहता है कि अगर जैक को लगता है कि कुछ नहीं होगा तो फिर काउंटडाउन को 0 तक जाने दो। आखिरकार टाइमर बिल्कुल आखिरी पल में पहुंच जाता है और लॉक मजबूरी में कॉम्बिनेशन डालकर दरवाजा खोल देता है ताकि जैक अंदर जा सके और समय रहते बटन भी दबाया जा सके। जैक आर्मरी के अंदर पहुंचकर सईद को रोक देता है। हेनरी बुरी तरह घायल हो चुका होता है। जैक सईद से पूछता है कि उसे कैसे पता है कि हेनरी वाकई अदर्स में से एक है। सईद के पास कोई सीधा सबूत नहीं होता, लेकिन वह पूरे यकीन के साथ कहता है कि हेनरी झूठ बोल रहा है। जैक उसे याद दिलाता है कि कभी रूसो ने भी सईद को अदर्स का आदमी समझकर उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था।
इस पर लॉक एक अलग नजरिया पेश करता है। वह कहता है कि रूसों के लिए इस द्वीप पर मौजूद हर दूसरा इंसान ही अदर है, यानी किसी के नजरिए से देखा जाए तो हर कोई किसी न किसी के लिए अदर हो सकता है। लॉक की यह बात पूरी स्थिति को और भी उलझा देती है। फ्लैशबैक के आखिरी हिस्से में अमेरिकी अधिकारी सईद को बताता है कि मिशन खत्म हो चुका है और उनकी सेना अब बगदाद नहीं जा रही। इसका मतलब यह है कि सद्दाम हुसैन की सरकार फिलहाल बनी रहेगी और सईद को दोबारा उसी शासन के लिए काम करना पड़ेगा। जाते जाते अधिकारी सईद से एक कड़वी बात कहता है। वह कहता है कि अब उसके पास एक नया हुनर आ गया है, लोगों से टॉर्चर के जरिए सच उगलवाने का। ये सुनकर सईद दर्द भरी आवाज में जवाब देता है, ये सब तुमने मुझसे करवाया। ये फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे मजबूरी, युद्ध और परिस्थितियों ने एक अच्छे इंसान को धीरे धीरे एक ऐसे पूछताछ करने वाले इंटेरोगेटर में बदल दिया जिसका बोझ सईद आज भी अपने दिल और जहन में उठाए हुए है। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है लॉस्ट सीजन 2 एपिसोड 14। इस एपिसोड में हमने देखा कि हेनरी गेल आखिर सच बोल रहा है या झूठ। ये सवाल और भी गहरा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सईद का दर्द और उसका अतीत एक बार फिर सामने आया, जिसने उसे ऐसा इंसान बना दिया जो सच तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हेनरी सच में एक मासूम इंसान है या फिर अदर्स का सबसे खतरनाक सदस्य? इसका जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप लॉस्ट की पूरी कहानी ऐसे ही आसान और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैंने देखा है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और इससे हमें ऐसी ही शानदार वीडियो लगातार बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं लॉस्ट सीजन 2 एपिसोड 15 की पूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।